हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी में। गाइस, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस में हम चैप्टर 6 पढ़ा रहे थे आपको ऊतक। तो ऊतक में हमने आपको पादप ऊतक तक पढ़ा दिया था। तो आज आपका टॉपिक है जंतु ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक। तो स्टार्ट करने से मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस। और पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि साथ पॉइंट को नोट्स करते जाइए आप। ओके गाइस, तो स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कह देना, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। जंतु ऊतक, जैसे हम कहते हैं एनिमल्स टिश्यू, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। जब आप कभी भी सांस लेते हो तो छाती जो गति होती है, जो उसकी स्पीड होती है, तो वो आप उसको देखते हो ना, कितनी स्पीड से, कितनी गति से हम सांस ले रहे हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, शरीर के अंग हमें कैसे गति करते हैं, ये बात बोला है इसने। इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें हम पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, आपने ये डायग्राम देखा होगा, जैसे अमाशय है, फिर उसको और थोड़ा बड़ा करोगे तो हमारी अमाशय ऐसे दिखती है, और बड़ा करोगे तो चिकनी पेशी रेशे की तरह दिखेगी। फिर देखो और करो तो हमें केंद्रक से चिकना पेशी रेशे कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, देखो ये दिख रही है आपको, ये चीज होता है। ओके, जब आप इसको जूम करोगे। ठीक है गाइस, फिर कह रहे हैं आपसे ये, इन कोशिका का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। ठीक है, क्या है, जो कोशिका का हमारा क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनका फैलना और फिर सिकुड़ने को अंगों की गति का प्रदान करता है। हमें बताता है कि हमारी कोशिका कैसे सिकुड़ रही है और कैसे फैल रही है। सांस लेते हम ऑक्सीजन, सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, जब आप सांस लेते हो तो जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ जाती है, फेफड़े द्वारा कहाँ जाती है, फेफड़ों में अवशोषित हो जाती है। फिर रक्त धीरे धीरे रक्त में रक्त की कोशिकाओं तक सभी पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के लिए हल के लिए एक संकेत देता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको क्या करता है, इस प्रश्न का हल देता है कि कोशिका को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने स्थान के विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जो रक्त है हमारा क्या करता है, वो विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें पहुंचा देता है। उदाहरण के लिए हम भोजन, ऑक्सीजन को भी सभी कोशिका तक पहुंचाता है। जो हमारा हम जो खाते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी हमारे पदार्थ क्या करता है, कोशिका तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों में अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र या यक्त या वक्र द्वारा उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। क्या करता है, जो हमारा पदार्थ होता है शरीर के सभी भागों में तो हमारा क्या होता है, यक्त, मूल मूत्र में भी, और वक्त जो आप पेट साफ होता है हमारा, वहां तक भी पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों का उदाहरण है। हमारा क्या, रक्त और पेशियां हमारे क्या है, दोनों हमारे शरीर के पाए जाने ऊतकों के उदाहरण है। उनके कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार जंतु ऊतक के बारे में विचार कर सकते हैं हम, जैसे एपिथीलियम ऊतक, संयोजिक ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त ऊतक संयोजिक एक प्रकार का पेशी ऊतक होता है। ठीक है, ये जो क्या है, ये जंतु ऊतक में आते हैं। कौन कौन से, एपिथीलियम ऊतक, या आप लोग टिक लगाना, एपिथीलियम ऊतक, संयोजित ऊतक, पेशी ऊतक और ओके गाइस, ये देख रहे हो आगे आप, सॉरी वो थोड़ा मैंने नहीं दिखा पाया था आपको, देख लीजिए। रक्त और पेशी दोनों हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण है। उनको कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतक के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, रक्त संयोजक ऊतक एक प्रकार का है तथा इसमें पेशीय और पेशी ऊतक। ठीक है, ओके गाइस, अब हम करते हैं एपिथीलियम ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, एपिथीलियम ऊतक, जो किसका, जंतु ऊतक का ही एक पार्ट है। जंतु ऊतक शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है, एपिथीलियम ऊतक। हम आप पूछा जाएगा कि जंतु को शरीर को ढकने और बाहर की रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं हम गाइस, एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों की गुहिकाओं को ढकता है। क्या करता है, शरीर के अंदर के जो अंग है, जो गुहिकाएं,
उनको क्या करता है, ये ढकता है, कवर करता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के अवरोध का निर्माण करता है। जैसे हमारा त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिना नली, अस्तर, फेफड़ों की कृषि कुपिकाएं, वायु की नली आदि सभी ऊतक से बने होते हैं। ठीक है गाइस, एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। ठीक है, हमेशा एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे क्या होती हैं, सटी होती है, और यह एक अनवरत परत पर निर्माण, ओके गाइस, ये देख रहे हो, करती हैं। इन परतों के बीच में चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं, इनमें जो चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं, फिर तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, स्पष्ट होता है, जो शरीर के प्रवेश करता है। ये जो बहुत ही कम पदार्थ होता है शरीर में प्रवेश करते हैं, ये बाहर निकालता है। वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। कोई भी होता है तो वो क्या होता है, एपिथेलियम परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच प्रगत शरीर क्या होता है, प्रज्ञामत शरीर तथा भारी वातावरण के शरीर के विभिन्न अंगों के बीच के पदार्थों के आदान प्रदान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम एक बाह्य रेशेदार अथवा झीलों के नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग होती है। ठीक है, देखो ये आपको एक चित्र दिख रहा है, ये सारे एपिथेलियम ऊतक के हैं, सल्की, घनाकार, ठीक है, पक्षभी, और ये आपका एक लास्ट स्तरीय सल्की। ठीक है, ये सारे क्या एपिथेलियम ऊतक के हैं। ओके गाइस, आगे करें। विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जो उनके कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या होता है, विभिन्न संरचनाएं हमारे उनके कार्य पर निर्भर करती है कि वो कौन सा कार्य करेंगी, जो उनके कार्य पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिका के रक्त नलिकाओं, अस्तर या कूपिकाएं, जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णतक प्राग्ञ झिल्ली द्वारा होता है। ओके गाइस, वह चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। वो कौन सी कोशिका होती है, चपटी एपिथेलियम ऊतक होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल देखो ये सल्की है, जो आपकी देखो, आपने डायग्राम देखा होगा, फर्स्ट ए देख रहे हो, ये कैसी होती है, चिपटी होती है, थोड़ी कैसी होती है, चिपटी होती है। उसके बाद थोड़ी उभरी आती, घनाकार में आती है, फिर स्तंभकार में आती है, फिर एक थोड़े बड़े शेप में आ जाती है। ठीक है, ओके, आगे चले। ये अधिक पतली और चपटी होती है, तो कोमल स्तर पर निर्माण करती है। क्या होती है, बहुत ही पतली और चिपटी होती है, बहुत ही नॉर्मल सॉफ्ट स्तर पर निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। जो हमारा आहार नली होती है, जो हमारा मुंह का स्तर होता है, वो किससे बनी होती है, किससे ढकी रहती है, सल्की एपिथेलियम से। ये लिख लेना, ये लाइन लगाना कि आहार नली और मुंह का स्तर किससे ढका रहता है, आपका सल्की एपिथेलियम से। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। जो हमारे शरीर का रक्षात्मक कवच होता है, त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचाओं की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको काटने फटने से बचाने के लिए कई परतों की व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न्स में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या भी कहते हैं इनको, एक नाम से भी कहते हैं, स्तरित सल्की। अब है जहाँ अवशोषण और सर्व होता है, जैसे आंत की भीतरी स्तर के, वह लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मजबूत होती हैं। ये कौन सी एपिथेलियम होती है, स्तंभकार एपिथेलियम। जो लंबी सबसे होती है आंत में हमारी, कौन सी होती है, ये वाली, अवरोध में पार करने की सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक को पक्षभम होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिका के सतह पर बल जैसी रचनाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम पक्षभ्रम गति कर सकते हैं। ओके गाइस, कौन सी होगी आपकी, सल्की, और ये घनाकार में आके थोड़ी सी और मोटी हो जाती है। ओके गाइस, ये क्या था आपका एपिथेलियम ऊतक। आगे चले, फिर है आपका इनकी गति श्लेष्म को आगे स्थानांतरित करने और साफ करने की सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमी संस्कार एपिथेलियम कहते हैं। ओके गाइस, घनाकार एपिथेलियम वक्रीय नली और लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती है। कौन सी, घनाकार एपिथेलियम किसको करती है, वक्रीय नली और लार ग्रंथि की नली को स्तर का निर्माण करता है, जहां ये उससे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन सी नली, घनाकार। यह एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेष उत्सर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सहायता पर पदार्थ का सर्व कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है। ओके गाइस, तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिलीय
एपिथेलियम कहलाता है। क्या होता है? ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है, क्योंकि ये बहुकोशी ग्रंथि का निर्माण कराता है। ओके गाइस, क्या हो गया? एपिथेलियम ऊतक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका संयोजिक ऊतक। ये डायग्राम देख लेना गाइस आप लोग सब। ये संयोजिक ऊतक के कई प्रकार के ऊतक है। एरुअल ऊतक, एपिडोज ऊतक, सहत अस्थि ऊतक, कछवा सन्यु ऊतक, विभिन्न रक्त कोशिकाएं। ठीक है, देख रहे हो गाइस आप सब लोग, देख लीजिए। तो हम आपका स्टार्ट करेंगे संयोजिक ऊतक। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। संयोजिक ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है। हमारा रक्त क्या है? आपसे पूछेगा रक्त एक प्रकार का क्या है, आपका होगा संयोजिक ऊतक है। क्या रक्त एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है। इस संयोजिक ऊतक क्यों कहते हैं? इसे हम संयोजिक ऊतक क्यों कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध एक संकेत दिया गया। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजिक ऊतक की कोशिका आपस में कम जुड़ी होती है। जो संयोजिक ऊतक की लेकिन एपिथेलियम ऊतक की जुड़ी होती है, पर संयोजिक ऊतक की कम जुड़ी तो होती है, पर थोड़ी कम। यह अंतर कोशिका अर्थृतिक या मैट्रिक्स भी धसी होती है। यह आदत्री जेली की तरह तरल, संघन और कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है ये आपको बोला ना, की तरह तरल, संघन या कठोर हो जाती है। आद्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजित का कार्य अनुसार बदलती रहती है। ये मैट्रिक्स के अनुसार बदलती रहती है अपना कार्य। ठीक है, रक्त की एक बूंद आप स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिका सूक्ष्म से देखें। रक्त में तरल आद्री भाग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रक्त के तरल के आद्री भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रंग कोशिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटेस निर्मित होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन नामक हार्मोन भी होते हैं। प्लाज्मा में कौन से नामक हार्मोन होते हैं? प्रोटीन नामक हार्मोन होते हैं। और रक्त में गैस के शरीर के पचे हुए भोजन हार्मोन द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का कार्य करते हैं। क्या? रक्त में। ओके, अस्थि संयोजिक ऊतक एक अन्य उदाहरण है। क्या? अस्थि संयोजिक ऊतक क्या है? एक अन्य उदाहरण। यह पंजर का निर्माण, शरीर के आकार प्रदान करता है। ठीक है, अस्थि क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करने में प्रदान कार्य करता है। ठीक है, क्या? अस्थि संयोजिक ऊतक। आगे चलते हैं। करती है, मांसपेशी को सहारा देती है। क्या करती है? जो अस्थि ऊतक है आपका क्या करती है? मांसपेशी को सहारा देती है और शरीर के मुख्य भाग को सहारा देती है। यह ऊतक को मजबूत और क्या करती है? कठोर बनाती है। अस्थियों को कार्यलक गुण का क्या प्रयोग है? अस्थियां कोशिका कठोर आर्थिक से धसी होती है। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये आपका ढांचा किसका, जो हमारी अस्थियां किसकी बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस की। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के अन्य संयोजक ऊतक जिसे अस्थि बंधन धातु कहते हैं से जुड़ी होती है। ये बहुत ऊतक लचीली और मजबूत होती है। कैसी होती है? बहुत लचीली और मजबूत होती है। स्तनियों में बहुत कम आत्री होती है। किसमें? स्तनियों में बहुत कम आत्री होती है। ये एक प्रकार का संयोजक ऊतक कंठर टेंडन होता है। क्या होता है? टेंडन होता है, जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। आपसे पूछेगा अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता क्या कहते हैं? उसे टेंडन। और कंठर मजबूत, सीमित, लचीलेपन और रेशेदार ऊतक होते हैं। फिर आता है उपस्थि, में से हम कहते हैं कार्टिलेज। ये एक प्रकार का संयोजक ऊतक होता है जिसमें हम कोशिकाओं के बीच के पर्याप्त स्थान होता है, जिसे बोन्स टू बोन्स, हड्डी में हड्डी, उसे क्या कहते हैं हम? लिगामेंट। ओके, क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ओके गाइस, जो बोन्स टू बोन्स होते हैं। और आपका ठीक है, आगे चले। ठीक है, बोला इस ठोस को आंतरिक प्रोटीन शक्कर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और शक्कर की बनी होती है। अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाती है। क्या करती है? अस्थियों को जोड़ के चिकना बनाती है। उपस्थित नाक, कान, कंठ, श्वसनली में उपस्थित होते हैं। हम कान की अस्थियों को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थियों को नहीं। क्या हम कान की अस्थियों को मोड़ सकते हैं पर हाथ की अस्थियों को नहीं? सोचिए, दो ऊतक किस प्रकार के भिन्न है। एरुला संयोजिक ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नली के चारों और नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। ठीक है, क्या? ये एरुला संयोजिक ऊतक। ठीक है, ये अंगों के भीतरों की खली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा प्रदान करता है और ऊतक की मरम्मतों में सहायता करता है।
ओके गाइस, क्या एरोलर संयोजित ऊतक। फिर आएगा आपका, हमारे शरीर में वाष्प कहाँ संचित होता है? वाष्प का संग्रह करने वाला वाष्पमय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिका वाष्प की गलिकाओं में भरी होती है। वाष्प को संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है ये गाइस? ऊष्मीय कुचालक का भी कार्य करता है। आपका पेशीय ऊतक, एरोलर ऊतक होगा, संयोजक ऊतक। अब थर्ड पॉइंट है आपका पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिका का बना होता है। पेशीय ऊतक कैसा बनाता है? कोशिका आपका लंबी कोशिका का बना होता है, जिससे क्या करते हैं गाइस हम? जिससे ठीक है, यह हमारे शरीर की गति के उत्तरदायी है। पेशियों में भी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जो सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं। हमारे पेशी के ऊतक में बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाले प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों में हम इच्छा अनुसार गति कर सकते हैं। हाथ पैर विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। ठीक है, इन गति को हम रोक सकते हैं। इस तरह की पेशी ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक, अपनी इच्छा से करना ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर हड्डियां से जुड़ी होती हैं। शरीर की गति में सहायक होती है। सूक्ष्म को देखने की पेशियां हल्के और गहरे रंग के एक ही बाद एक रेखाओं का धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बोला मैंने? शरीर गति सहायक होती है और सूक्ष्म देखने पेशी हल्के और गहरे रंगों को एक के बाद एक रेखाओं की धारियों तरह प्रतीत होती है। इसी कारण रेखा को पेशी भी कहते हैं। रेखा पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की लंबी बेलनाकार शाखा रहित बहुनभीय भी होती है। आहार नली में भोजन का प्रभाव या रक्त नली के प्रसार संकुचन गति का ऐच्छिक नहीं है। इन गतियों में हम स्वयं संतुलित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गति को इच्छानुसार हम बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां की गति को नियंत्रित करती है। किसको? चिकनी पेशी और अनैच्छिक पेशियां करती है। आंखों की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों में श्वसन नली पाया जाता है। कोशिका लंबी और आखिरी सिरा नुकीला होता है। यह एक केंद्रीय होती है इनकी। ठीक है, यह एक केंद्रीय, ये देख रहे हैं, आंखों की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की समन्वय भी पाया जाता है। कोशिका लंबी और इनकी आखिरी सिरी नुकीली होती है। यह एक केंद्रीय होती है और इनके आरेखित पेशियां भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय में पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार संकुचन करती है। ठीक है, इन्हें अनैच्छिक पेशियां को कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशी को कहा जाता है कार्डिक। हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार शाखाओं वाली एक सकेंद्रीय होती हैं। विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतक की संरचना की तुलना करें। यह आकार, केंद्र, संख्या, कोशिका की स्थिति नोट देखिए दिख रहा है आपको? ये तुक रूपी पेशी कोशिकाएं आपकी, जिसमें केंद्रक और धारियां दिख रही हैं आपको। नीचे देखोगे आपको केंद्रक दिख रहे होंगे तुक रूपी पेशियों में। बी में आपको गाइस देख रहे होगे आप धारियां, रेखाएं दिख रही, केंद्रा दिख रही हैं आपको। सी में ये कैसी है आपकी? ये आपकी रेखित, चिकनी और कार्डिक पेशियां होती हैं। ओके गाइस, सी आपकी है कार्डिक, हृदयक पेशी है। ठीक है, आगे चले। अब हमने आप लास्ट टॉपिक रह गया आपका तंत्रिक ऊतक। सभी कोशिका को उत्तेजना अनुकूल प्रति करने की क्षमता देती है। क्या करता है तंत्रिका? सभी कोशिका को उत्तेजना अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिक ऊतक कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्सर्जित होती है और इससे उत्तेजना बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे तक पहुंचती है। ये क्या करती है? हमें उत्तेजना देती है, क्षमता होती है। हम कोई भी कार्य को, कोई भी कोशिका को उत्तेजना कर देती है और ये बहुत जल्दी हमारे शरीर के पूरे शरीर में एक स्थान दूसरे पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे मस्तिष्क हो गया हमारा। ओके गाइस, तो मैंने कहा ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या करती है? उत्तेजना कर देती है। जैसे मस्तिष्क, मेरुजा तथा तंत्रिका सभी ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं तथा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को? कोशिकाओं का तंत्रिका कोशिका ये न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिका केंद्र का कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा भी होता है। क्या होता है उसमें? साइटोप्लाज्मा। न्यूरॉन कोशिका केंद्रक लंबे पतले बाहर से शाखाएं निकलती है। प्रत्येक इस तरह को एक लंबा प्रवृत्त होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? एक्सॉन कहते हैं। ये बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्तक होते हैं।
एक तंत्रिका से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। एक तंत्रिका कोशिका कितने मीटर लंबी होती है? 1 मीटर। बहुत सारे तंत्रिकाएं रेशो संयोजित ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ओके गाइस, देखिए ये न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक इकाई है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें केंद्रक है, तंत्रिका कक्ष है, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। तंत्रिका का संपादन हमें इच्छानुसार अपनी पेशिकाओं की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक कार्यात्मक संयोजक प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही इस संयोजन उत्तेजन के अनुसार जंतु के तेज गति प्रदान करता है। हमारा तंत्रिका तो क्या करता है? हमारी उत्तेजना करता है, हमारे में गति में संयोजन उत्तेजना करता है ताकि हम कोई कार्य जल्दी कर सकें। ठीक है, ओके गाइस। ओके गाइस, तो आज आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो कल लेके कुछ नया लेके आएंगे अपने पास। तो ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर।